गुड इवनिंग दोस्तों। जैसे आज देख रहे हैं बोर्ड पे हम कोशिका के अंगों के बारे में बात करेंगे। कोशिका के उस ऑर्गन्स पार्ट या उन अंगों के बारे में बात करेंगे जो बार बार परीक्षाओं में बेहतरीन तरीके से या घुमा फिरा कर पूछा जाता है। जैसे हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की, जैसे हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रदव्य जालिका, तो इसे हम शॉर्ट में ER भी बोल देते हैं। शॉर्ट में इसे हम ER भी कह देते हैं। तो बात करते हैं जैसे इसमें कोशिका में बहुत सारे अंगों को आज हमने दर्शाया है। आज हम विशेष अंगों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में। आपको दो जगह दिखाई दे रहा होगा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो दोनों पे चर्चा करेंगे विशेषकर। तो बात करते हैं आगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, ये प्रोटीन संश्लेषण क्रिया में भाग लेते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जो कि प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं। और जो स्मूथ है या चिकने बोलते हैं हिंदी में, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम या ER भी कह सकते हैं हम शॉर्ट में, ER भी बोला जा सकता है, ये प्रोटीन संश्लेषण क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का जो नामकरण किया था पोर्टर साहब ने किया था। क्वेश्चन में कभी कभी पूछे जाते हैं, परीक्षा में पूछा जाता है कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का नामकरण किसने किया था। तो रफ व स्मूथ यहां नहीं देखना है, हमें सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम देखना है, और जो कि पोर्टर साहब ने इनका नामकरण किया था। एक गार्नियर थे, गार्नियर जिन्हें सबसे पहले इसे अजैव द्रव्य कहा था, देखा इन्होंने था मगर इन्होंने नामकरण नहीं किया, नामकरण हमारे पोर्टर साहब ने किया था। आगे हम बात करते हैं इसी कड़ी में। तो जो कि ER है, यह एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, ये केंद्रक से लेकर प्लाज्मा झिल्ली तक फैले होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे ये वाला डायग्राम दिखाया है, ये रफ वाला दिखाया है और ये स्मूथ वाला हमने यहाँ पे दिखाया है। तो यहाँ पे केंद्रक से लेकर और ये प्लाज्मा झिल्ली तक यहाँ पे फैले हुए हैं कोशिका की तक। ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एवं स्तनधारियों की जो परिपक्व RBC सेल होती हैं, या बोल सकते हैं लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, उनकर छोड़कर बाकी सभी कोशिकाओं में ये पाए जाते हैं, जिन्हें एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहा जाता है। पोर्टर ने एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को प्लाज्मा झिल्ली से उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। इनका कहना है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की जो उत्पत्ति होती है वो प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से होती है। इसी कड़ी में बरेर व जोसेफ कहते हैं या ER या एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का जो उद्भव होता है वो केंद्रक झिल्ली से होता है, इनका मानना ये है। इसी प्रकार से हम बात करेंगे यहाँ पे ER, जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहेंगे, और कोशिका में पदार्थों का परिवहन करना होता है। जैसे कि कोशिका में जो मटेरियल पदार्थ होता है उनका ट्रांसपोर्ट करना एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का कार्य होता है। आगे देखते हैं, केंद्रक कला में जो छिद्रों का निर्माण होता है वो ER का ही होता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का ही कार्य होता है, जो कि हिंदी में हम अंतःप्रदव्य जालिका के नाम से इसे जानते हैं। और उपापचयी या मेटाबॉलिज्म जो क्रियाएं होती हैं उनके बाद पदार्थों का विनिमय करना, विनिमय मतलब लेन देन करना, आदान प्रदान करना, ER का ही काम होता है सेल के अंदर या कोशिका के अंदर। अगर हम बात करते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ER मींस एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, तो उसमें 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है सिस्टर्नी, जो कि आकार व शेप के बारे में बात करते हैं, समांतर होती हैं, लंबी होती हैं और चपटी होती हैं। दूसरी होती है पुट्टिकाएं, ये अंडाकार होती हैं और थैलीनुमा होती हैं। दूसरी और तीसरी होती हैं नलिकाकार, ये छोटी व सपाट अनियमित आकार की होती हैं। तो इस प्रकार से हमने एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में बात की। अगली कड़ी में बात करेंगे गोल्जी बॉडी के बारे में। गोल्जी बॉडी के बारे में बात करेंगे, आगे हम चर्चा करेंगे गोल्जी बॉडी की। गोल्जी बॉडी की चर्चा करते हैं। तो गोल्जी बॉडी की जो खोज की थी वो कैमिलो गोल्जी ने की थी, और गोल्जी बॉडी को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये गोल्जी बॉडी जो कोशिका के बाकी अंगों को क्या है कि ये एक तरह से कंट्रोल करने का काम करते हैं, तो ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है। गोल्जी बॉडी है जो कि केंद्र के
समीप या केंद्र के पास पाई जाती है। ईआर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी थैलीनुमा संरचना जो कि समूह में पाई जाती है, जो कि ये गोल्जी बॉडी है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आपस में यहां से कनेक्ट होती है, जुड़ी होती है थैलीनुमा संरचनाओं से। गोल्जी बॉडी को उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में देखा गया। बेकर व सूडान और ब्लैक ने इसे अवरंजित किया। अवरंजित करने के बाद में इसे लाइकोकोन्ड्रिया नाम दिया या लाइकोकोन्ड्रिया से कहा। गोल्जी बॉडी को और कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी उपकरण, गोल्जी सोम, डिक्टियोसोम और इंडियोसोम। इस प्रकार से कई नामों से गोल्जी बॉडी को भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं मुख्य गोल्जी बॉडी में फास्फोलिपिड घटक या कंपोनेंट सेफ्लिन, लेसिथिन ये पाए जाते हैं। अगर बात करते हैं आगे तो कवक और ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा के प्राणियों की परिपक्व मतलब मैच्योर स्पर्म या शुक्राणु को आरबीसी में एब्सेंट होती है गोल्जी बॉडी। टेरिडोफाइटा जैसे कि टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, कवक और जो कि प्राणियों के स्पर्म मैच्योर होते हैं उनमें गोल्जी बॉडी या गोल्जी बॉडी की बात करते हैं तो ये क्या है, एब्सेंट होगी, मतलब पाई नहीं जाएगी। तंत्रिका कोशिकाओं में छोटी होती है और पेशी कोशिकाओं में भी छोटी होती है। पेशी कोशिकाओं में भी ये छोटी पाई जाती है। प्राथमिक लाइसोसोम स्रावी या स्नावी भी कहते हैं, स्नावी पुट्टिकाओं का निर्माण करने का गोल्जी बॉडी का ही काम है। पादप कोशिका विभाजन में या प्लांट डिवीजन में, सेल डिवीजन में, प्लांट सेल डिवीजन में या पादप कोशिका विभाजन में गोल्जी बॉडी ईआर के साथ मिलकर सेल प्लेट का निर्माण करती है। ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और हिंदी में बोलते हैं इसे अंतःप्रादपी जालिका। जंतुओं में शुक्राणु परिपक्व के समय या स्पर्म जो मैच्योर होती है उस समय गोल्जी बॉडी एक्रोसोम का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से हमने पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात की थी और अब हमने बात की है गोल्जी बॉडी में। इसी कड़ी में जोड़ते हुए लाइसोसोम्स के बारे में बात करेंगे। आगे हम चर्चा करते हैं लाइसोसोम्स की। तो लाइसोसोम्स जो कि आत्मघात थैली के नाम से जाना जाता है। आत्मघात थैली के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि जब भी कोशिका में कोई अनियमित प्रोटीन्स पदार्थ आते हैं तो उन्हें वो खाकर या उनका बच्चड़ करके उन्हें क्या खत्म कर देते हैं या वो खुद फट जाते हैं, इसलिए इन्हें सुसाइड थैली या सुसाइड बैग के नाम से भी जाना जाता है लाइसोसोम्स को। लाइसोसोम्स में हाइड्रोलिटिक या हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि हमने यहाँ पे दर्शाया गया है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है और जो कि कोशिका को या आत्मघात थैली के लिए क्या है इस तरीके से उस तेजाब से काम करता है। लाइसोसोम्स प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में या प्रोकैरियोटिक सेल्स में आरबीसी में स्तनधारियों की जो आरबीसी होती है उनमें क्या एब्सेंट होता है, उनमें ये नहीं पाए जाते। अगर हम बात करते हैं लाइसोसोम्स की खोज की थी डी डुबे साहब ने की थी। किसने की थी? डी डुबे साहब ने की थी। लाइसोसोम्स छोटे होते हैं और अनियमित आकार के होती हैं और इनमें एंजाइम युक्त थैली के समान इसमें कण होती हैं जो कि यहां पे डायग्राम में दिखाया गया। लाइसोसोम्स कुछ कवकों में, फंजाई जैसे कि ईस्ट, नीरोस्पोरा और कुछ प्लांटों में भी पाए जाते हैं। लाइसोसोम्स जो प्राथमिक होते हैं वो गोल्जी बॉडी या ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रादपी जालिका जिसे हिंदी बोला जाता है मुकुलन या ब्रिंग के द्वारा बनते हैं। और इसी कड़ी में द्वितीयक लाइसोसोम्स बनते हैं वो पाचक रिक्तिका और प्राथमिक लाइसोसोम्स फैगोसोम्स के जुड़ने के से उनका निर्माण होता है द्वितीयक लाइसोसोम्स का। बात करते हैं लाइसोसोम्स के कार्य। तो लाइसोसोम्स के कार्य की बात करें तो यहाँ पे निषेचन के समय जो शुक्राणु या स्पर्म होते हैं वो जैसे कि ये स्पर्म है और शुक्राणु इसमें क्या है एंटर करेंगे तो उसमें प्रवेश करने के लिए क्या होता है उसमें एंजाइम एक सहायक होता है लाइसोसोम्स।
बीजाणु के अंकुरण में भी ये सहायक होती हैं। जैसे कि कोई बीज है या सीड है, उसके अंकुरण में जो भोजन या क्या हम सकते जो फूड संचित होगा उसे अंकुरित करने में सहायक होते हैं लाइसोसोम्स। अभी हमने बात की थी जो कोशिका होती है उसमें अगर कोई बैक्टीरिया या जीवाणु आते हैं और वो प्रोटीन का भक्षण कर जाते हैं और वो जब उसे समाप्त नहीं कर पाते हैं तो खुद वो फट जाती हैं, और इसी प्रकार से इन्हें आत्मघाती थैली का नाम दिया गया है। लाइसोसोम्स क्या कहते हैं, कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस जो प्रक्रिया होती है टैडपोल लार्वा में, उसकी पूंछ का विलोपन करना या उसकी पूंछ को खत्म कर देने का कार्य लाइसोसोम्स का होता है। थायराइड ग्रंथि में थायरोग्लोबिन निष्क्रिय हार्मोन का बनना भी लाइसोसोम्स का ही काम होता है। इसी कड़ी में लाइसोसोम्स विघटित होकर थायरोक्सिन में बदल जाता है या बदल देता है। तो इस प्रकार से हमने लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आज बात की, चर्चा की। इस प्रकार से कि यहाँ से या इन कोशिकांगों से क्वेश्चन आते रहते हैं काफ़ी गहराई से, तो हमने बात की, यहाँ पे चर्चा की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।